हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सेमीकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक तथा शाख नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड क्रेडिट रेगुलेशन सब पॉइंट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ। इससे पहले आपको शाख नियंत्रण की विधियों के बारे में अध्ययन करवाया गया था, जिसमें शाख नियंत्रण की जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक मात्रात्मक शाख नियंत्रण, दूसरा है गुणात्मक शाख नियंत्रण। मात्रात्मक शाख नियंत्रण इससे पहले जो वीडियो आपको दिया गया था उसमें बताया गया है, और अब आपको जो बताया जा रहा है गुणात्मक विधियाँ। इसमें गुणात्मक विधियों में क्या होता है कि सभी प्रकार के कार्य ऐसे किए जाते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को न तो बढ़ाया जाता है और न ही घटाया जाता है, लेकिन RBI के द्वारा कुछ ऐसे हिंट जारी किए जाते हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के लोन या विशेष प्रकार के क्षेत्र, विशेष प्रकार के उद्योग, विशेष प्रकार के देशों या सरकार या समाज के लिए लोन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या प्रतिबंध को हटाया जा सकता है, या लोन देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो शाख नियंत्रण की इस व्यवस्था में उन सब विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे बैंक की नकद की मात्रा को प्रभावित किए बिना शाख की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है, जिससे शाख का प्रयोग प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सके। प्रमाणिक शाख नियंत्रण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सभी क्षेत्रों में शाख की मात्रा को समान रूप से प्रमाणित करता है, जबकि गुणात्मक शाख नियंत्रण का उद्देश्य शाख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं, वरन शाख के विभिन्न प्रयोगों पर वांछित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रित करना होता है। समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा गुणात्मक शाख नियंत्रण की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसे ही कुछ प्रयोग ऐसे भी हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1 है शाख की राशनिंग ऑफ क्रेडिट। भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी अधिनियम 1940 की धारा 21 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह शाख नियंत्रण के उद्देश्य से किसी एक बैंक या सभी अनुसूचित बैंकों की ऋण नीति का निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इस नीति का पालन सभी बैंकों या संबंधित बैंक को करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे जिस बैंक को यह आदेश दे सकता है कि वे किस वर्ग के लिए ऋण दें तथा किस ब्याज पर ऋण दें। इसे ही शाख का राशनिंग कहते हैं। रिजर्व बैंक की शाख की राशनिंग की नीति अत्यंत सफल रही है, क्योंकि बैंक संस्थाओं को रिजर्व बैंक के इन आदेशों का पूर्णतया पालन करना पड़ता है। नंबर 2, प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 36 के अनुसार रिजर्व बैंक को शाख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के आधार पर बैंक किसी भी बैंक विशेष की ऋण नीति निर्धारित कर सकता है, ब्याज दरों का निर्धारण, ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण देने की शर्तें, ऋण तथा जमा में अंतर, असुरक्षित ऋण देने पर रोक लगाना आदि कार्यों के द्वारा शाख की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकता है। यह किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संचालकों को बुला सकता है, किसी भी बैंक कार्य प्रणाली में दोष होने पर उन्हें दूर करने के सुझाव दे सकता है। इन सुझावों को उस बैंक को मानना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा भी रिजर्व बैंक बैंकों की शाख नीति पर पूर्णतया नियंत्रण रखता है। नंबर 3, नैतिक दबाव एवं प्रचार मोरल persuasion and
पब्लिसिटी। रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता रहता है तथा गश्ती पत्रों द्वारा सलाह देने का कार्य करता है। यह बैंकों के अधिकारियों को समझा बुझाकर साख नियंत्रित करने का कार्य करता है। सन 1949 में अवमूल्यन के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टाकारियों के लिए ऋण न देने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार वर्ष 1957 में सभी व्यापारिक बैंकों को सर्कुलर भेजकर अग्रिमों में कमी करने का सुझाव दिया गया था। वर्तमान में भारत में नोटबंदी का कार्य जब आया था, उस टाइम भी रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को जनता में मुद्रा के निर्गमन हेतु विशेष रूप से नियंत्रित किया गया था कि 50,000, 20,000 और 2,000 या 15,000 रुपये के लिए एक लिमिट बनाई थी, जिस लिमिट के अंतर्गत जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको भुगतान करना है, या एक हफ्ते में 2,000 रुपये का भुगतान करना है। इस प्रकार से लिमिट बना करके दिया गया था। अनेक बार रिजर्व बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग बढ़ाने तथा अपने तरल कोषानुपात को घटाने की भी सलाह देता रहा है, लेकिन प्रयुक्त साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों में से यह तरीका सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा है। इस कारण इसके प्रभाव भी अत्यंत अनिश्चित होते हैं। नंबर 4 आता है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की विधियों में से यह विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा केवल चयनित क्षेत्रों में ही साख नियंत्रण पर यह प्रतिबंध लगाती रही है कि उसकी पूर्वानुमति के बिना किन किन क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जा सकता है। जैसे वर्ष 1957 में खाद्यान्नों की जमानत पर ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। नंबर 5 है मूल्य नियंत्रण का निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ मार्जिन। इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंकों द्वारा माल की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में मूल्यांतर का निर्धारण सितंबर 1956 से करता आ रहा है। रिजर्व बैंक ने इस विधि के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को 50,000 रुपये से अधिक ऋण देने पर रोक लगा दी है। जमानत के रूप में रखे जाने वाले माल के मूल्यांतर में 10% की वृद्धि कर दी है। अब खाद्यान्नों के मूल्यांतर 45% से बढ़ाकर 60% तथा चीनी अग्रिमों की मूल्यांतर सीमा 60% से बढ़ाकर 75% निर्धारित कर दी है। कपास के अग्रिमों पर विशेष छूट दी गई है। इस प्रकार मूल्यांतर का निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। अब आता है टॉपिक नंबर 6, ऋणों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओवर लॉन। रिजर्व बैंक समय समय पर अनावश्यक तथा अवांछित ऋणों पर प्रतिबंध लगाता रहा है। जैसे अप्रैल 1956 में शेयर्स की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार कई बार सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋण तथा चीनी के लिए अग्रिमों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस विश्लेषण से नितांत स्पष्ट हो रहा है कि रिजर्व बैंक ने भारत में साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 35(1) के अंतर्गत रिजर्व बैंक को ऋण देने के संबंध में बैंकों को आदेश देने का अधिकार है। भारत में रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का उपयोग अनेकों प्रकार से करता है, जैसे विभिन्न कटौती दरें, डिफरेंट डिस्काउंट रेट, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस विधि के अंतर्गत बैंक अलग अलग विनिमय बिलों की अलग अलग दर पर पुनर्कटौती, रीडिस्काउंटिंग करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के विनिमय बिलों की कटौती की दर कम होती है तथा जिन क्षेत्रों में साख की मात्रा को बढ़ाना हो उनकी कटौती दर अधिक निर्धारित की जाती है। जैसे कृषि बिलों की बैंक दर 1/2% कम कर कटौती की जाती है। नंबर 2, आयात पूर्व जमानत, प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट। अनावश्यक आयात
पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह विधि अपनाई है कि विदेशी विनिमय की भी बचत हो सके। आयात के क्षेत्र में साख नियंत्रण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने आयातकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय ही आवेदन पत्र के साथ आयातों का मूल्य जमा करवाने की नीति रखी गई है। नंबर 3 आता है इसी के अंदर साख सीमा निर्धारण, लिमिट ऑफ क्रेडिट। रिजर्व बैंक ने चयनित साख नियंत्रण की विधि के अंतर्गत कई क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, जिससे इस सीमा से अधिक साख नहीं दी जा सके। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक समय समय पर अपना ये कार्य करता रहा है। धन्यवाद।